अदिति अभी भी लकी की ओर देख रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लकी के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहाँ देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपने स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ, आपको हर टाइम इन चीजों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, मजे से जाओ, कहीं बाहर घूम के आओ, और अब मुझे फोन तभी करना जब आपकी जीवन में ना प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से अदिति के पास आकर बैठ गई थी। क्या हो गया? अदिति ने भूमिका के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन। तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा ये बात कहते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारी कजिन तो काफी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कहीं जॉब कर लेनी चाहिए। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो दिक्कत नहीं है यार, उसे अभी भी शादी करने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फोटोज देखे हैं ना, वो सुंदर है, लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले। भूमिका ने कहा और फिर आगे की बात कहने में उसने लकी को घूरा और बोली, अब यार वो ऐसे फटीचर से तो शादी कर नहीं सकती ना। जैसे ही उसने ये बात कही, बाहर किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान, तुम? भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने उसका नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी के पीछे दौड़ गई। अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? अरे ये तो ऑडी A4 है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। ईशान भाई तो तब से कार चला रहे हैं जब से वो 2nd ईयर में थे। वैसे ईशान भाई, ये कितनी की पड़ी? एक लड़की ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, अरे ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सब तब तक ही चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बाकी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थी। तो अदिति और लकी ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा आखिर हो क्या रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है ये? अदिति ने लकी से पूछा। ये ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से, विक्रांत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लकी ने ईशान की ओर देखते हुए अदिति से कहा, ईशान, हम एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा रजौरी गार्डन तक तो घुमा कर लाओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसिया कर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नजरों से उसे घूरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। ईशान ने उसमें से एक पफ लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमा कर आते तुम्हें रजौरी। ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से ये बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से एक और पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त भूमिका को इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। ईशान उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमा कर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई।
उसने पीछे की सीट पर अपनी उन दो सहेलियों को बैठा लिया था जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन, आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना हम आज दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लें? अच्छा ऐसा, तो ऐसा करते हैं कि तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर कर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा इधर उधर घुमा कर लाता हूँ और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे तभी भूमिका अदिति को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आजा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आ। भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, लकी को भी बुला के लाती हूँ, अदिति ने लकी की ओर देखते हुए कहा। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ देख पा रही थी कि लकी इन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर ये सब तेल थे तो लकी पानी। लकी हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस हैं? अगर उसे पैसा लेना पड़ा ना तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लकी के ऊपर भपती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं ना, उसने वो जगह ना अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी, एक और लड़की ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उसे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो, एक और लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा। चाहे फुटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग लकी का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लकी का उसके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों की बातों को सुनकर समझ गई थी कि बाकी लोग लकी से कितनी नफरत करते थे, और अगर ऐसे में लकी को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लकी खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लकी वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा, हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कुछ छूट न जाए। भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नजरें पीछे लकी पर ही चिपकी रह गई। लकी ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला था तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। लकी सर, रुस्तम डांगी का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है, लकी ने कहा और अपना फोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक ये बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब सामान समेट कर लकी जॉगिंग करने लगा था तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित की आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई कहाँ है तू? मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हो गया है यार? अमित ने कहा, मैं ग्राउंड पर हूँ यार, जॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। लकी ने अमित को एक और झटका देते हुए कहा। जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने उधर से कहा, अरे भाई तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है। अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बता ना, तुझे कैसे पता चला? अरे यार, मुझे तेरी आवाज से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। लकी ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अब यार, ये भी बात सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा।
कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी आजा। अमित ने कहा। लकी दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं यार, तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई, ऐसा मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आ जाना यार। देख अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं, गर्वित और प्रीतम तेरे भाई हैं। आज से ये दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर भी ना आना बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, अमित ने फोन काट दिया। लकी असमंजस में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फोन करने लगा। लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया और थोड़ी देर बाद उसकी फोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लकी ने उसका ये मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया। लकी मैदान में खड़ा खड़ा ऐसी उहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लकी ही था, लेकिन वो अपने मुंह से ये सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फोन देखा, उस पर अमित का वही मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही। लकी ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोयल के कुछ एक दोस्त थीं जो आज वहां नजर आ रही थी। वही अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका एक और दोस्त तन्मय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। कुछ देर बाद लकी भी वहां पहुंच गया था। जैसे ही लकी वहां पहुंचा, उसने सबसे पहले कोयल को देखा। इधर कोयल, जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लकी को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही लकी ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लकी के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम फिर से यहाँ आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के इस कहे से लकी का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लकी के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लकी कोयल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लकी क्या करने वाला था? क्या वो यहाँ से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को। कोयल की बातें सुनकर लकी का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने लकी से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है तो अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। कोयल ने कहते हुए लकी को देखा भी नहीं था। उसने बिना देखे ही उसे कहा और फिर से अपने दोस्तों के साथ बात करने में जुट गई। लकी वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। वो कोयल की पीठ देख रहा था और उसकी उन बातों की वजह से अब उसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने भी लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, अमित उसके पास आया और लकी के कानों में बोला, अरे यार तू उसकी बात का बुरा मत मान यार, चल तेरा भाई आज खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, चल आजा। अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लकी भी उसके पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने गर्वित और प्रीतम की तरफ हाथ उठा दिया। उधर जैसे ही लकी वहां जाकर बैठा, कोयल ने फिर उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लकी ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नजरों को दूर कर लिया था ताकि उसे जरा सा भी गुस्सा ना आ सके। कोयल, ये वही लड़का है ना, और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लकी की ओर टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा। बाकी के लोग जो लकी के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़े को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे, वो भी कोयल को ऐसी ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। जब कोयल ने देखा कि सारी नजरें उसकी ओर घूम गई थी, तो उसने लकी के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा, ये भाई बहुत ही कमाल के इंसान है। इनसे बड़ा अजूबा ना आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह ये पैसे निकालने के लिए बैंक में गए। पता है कौन से बैंक? न्यू सिटी बैंक। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही उन सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी इस बैंक का नाम नहीं सुना था,
बात सिर्फ इतनी सी थी कि लकी का हुलिया देखकर कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि ये आदमी न्यू सिटी बैंक भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और वहां जाकर ये मैनेजर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने इससे पूछा, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ कि वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। वो बार बार लकी को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे, और बाकी के लोग जैसे अमित और रोशनी, इन लोगों को सच पता था, इसलिए वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था और इस दौरान लकी सिर्फ अमित, गर्वित और प्रीतम से ही बात कर रहा था। कोयल और उसके दोस्त की तरफ वो देख भी नहीं रहा था। प्लेट में एक पकौड़ा उठाते हुए कोयल ने जोर से कहा, और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? लायन ग्रुप का सीईओ क्रांति रायजादा, मोहित रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस आया और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ, लेकिन कोयल, एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता तेरी फैमिली ने ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी यार। लायन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो दिल्ली की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, एक लड़की ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्रांति रायजादा कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे नहीं है यार। एक बार अगर वो किसी की बैंड बजाने की सोच लेता है ना, तो फिर वो इतनी आसानी से सामने वाले को छोड़ता नहीं है। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को गायब करवा दे, और तेरे पापा ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा यार। एक और लड़के ने कहा, हाँ, हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो। एक और लड़के ने कहा। कोयल उन सब लोगों की बातें सुनकर चिढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी इस जीत को उस तरह से नहीं देख रहे थे, इसलिए उसने भी जोश जोश में कहा, हाँ, तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे ना क्रांति रायजादा जैसे 10 आदमी भी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो जीरो है। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये उन्होंने किया या नहीं? तो चलो मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और उसके पिता का नंबर मिलाया। फिर उसने फोन का स्पीकर भी चालू कर दिया ताकि जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी दोस्त भी सुन पाए। 4 घंटे जाने के बाद ही उसके पिता ने फोन उठाया, और फोन उठाते ही कोयल ने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया, पापा, आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? ये कहते ही कोयल को एहसास हुआ कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो गलत थे। लकी उसे सस्पेंस में फंसा देखकर खुश हो रहा था। आज सुबह ही उसके पिताजी ने जब उसे फोन किया था तो फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे देखकर किसी भी आदमी से उलझना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो क्रांति रायजादा जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अब कोयल अपने ही जोश के जाल में फंस चुकी थी। फिर भी उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता को पहले ऐसी किसी आदमी के बारे में याद नहीं आया हो, और बाद में याद आ गया हो और उसी ने उनकी मदद कर दी हो। जब कोयल अपने मन में ये सब ख्याली पुलाव पका रही थी, तभी उधर से उसके पिता ने कहा, कोयल, मैं कहां से किसी की मदद लेती? अगर मैं किसी की मदद ले पाता तो आज सुबह मैं ये क्यों कहता कि जाओ तुम्हें रात मोहित के साथ ही बितानी पड़ेगी। हाँ, मैंने माना कि उससे मैंने वो सब कहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पिता ने कहा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी ये बात ना सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद शर्म से लाल हो गया था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इधर जब उसके दोस्त उन दोनों की बातों को सुन रहे थे, तो ऐसे में उसके पिता आखिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते थे? वो मोहित के साथ रात बिताने वाली बात को इतना जोर से कैसे बोल सकते थे? कोयल के चेहरे की चमक मानो उड़ गई थी, और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, तो आपने किसी की भी मदद नहीं ली थी? कोयल ने फिर से अपने पापा से पूछा। उसे अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पिता ने इधर फिर से कहा, अरे बेटा, अगर मैं इस मैटर में किसी की मदद ले पाता तो मैं फिर तुम्हें रात मोहित के साथ बिताने के लिए क्यों कहता?
इस बात को दोबारा अपने पिता के मुंह से सुनना कोयल के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर एक बार ऊपर की ओर देखते हुए बोली, पापा प्लीज, आप बार बार ये बोलना बंद करोगे या नहीं? अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तब आपने ये बोला था। अब मैं कोने में आ गई थी फिर भी आप यही बोल रहे हो। पापा क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त ये सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। और मालूम भी कैसे होता? तुमने थोड़ी ना मुझे बताया कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना? या तुम अपने फोन का लाउडस्पीकर बंद करके रखती? उसके पिता ने उसे उस ओर से उल्टा झाड़ते हुए कहा, अरे पापा ठीक है ना, अब आप क्या चाहते हो, मैं किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कोयल ने अपना ही सिर पकड़कर कहा। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके सारे दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तब तक कोयल ये मान रही थी कि उसके पिता ने ही अपने किसी आदमी से बोलकर इस मैटर को सॉल्व कराया था। लेकिन अब क्योंकि अब सच सबके सामने आ गया था, इसलिए सबके सामने उसका पोपट होने वाला था। अरे कोयल सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? उसके पिता ने पूछा। मेरे दोस्त ने? कोयल ने अपने आप से कहा और फिर कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने बाकी के दोस्तों की ओर देखा जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फोन किया ही था। मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ही ये काम पूरा हो पाया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में उसे ये भी कहना चाहिए कि मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो मेरे बस में होगा। कोयल के पापा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो अभी मैं फोन रख रही हूँ, बाय। उसे भी अब यही लग रहा था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। लेकिन अब जब उसके दोस्त ने ही उसकी मदद की थी तो फिर उसके पिता उसे इतना क्यों सुना रहे थे? जब वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकते तो सुना भी नहीं सकते थे। जैसे ही कोयल फोन काटने वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकंड रुको। मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था और उस शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी तो सब लोग उस चीज के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था और वो भी इतनी जल्दी? इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे वो भी उनके चेहरे को देख रही थी और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिक गई। इनमें अगर कोयल के सबसे कोई करीब था तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से ये सवाल सुना उसके होश उड़ गए। इधर लकी भी उसका ये बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी इसके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उसने ना तो अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नजर दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था और मानसी ने कहा, नहीं यार, मैं तो इस मैटर में तुम्हारी मदद कर पाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ मैंने फोन निकालकर कुछ लोगों को फोन तो जरूर किए थे लेकिन मैं तो उन्हें फोन करने से पहले ही ये जानती थी कि उनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फोन कर दिया था। कोयल को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा और इससे पहले कि वो रोशनी से यही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा,
यार मेरे घर वालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति रायजादा की मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता। एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उखाड़ लेगा यार। रोशनी के एक दूर के मामा पार्षद थे। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने ये काम किया है। हम आज तो क्या आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लकी। कोयल लकी की ओर देख रही थी, लेकिन वो इस दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। उधर लकी भी उससे नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मग्न था। वो कोयल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। क्या कोयल उससे भी वही सवाल पूछेगी और क्या लकी उस सवाल का सच जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और